हमारे देश में दिनों दिन सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। ऐसे में जाति जनगणना के आंकड़ों को सरकार किस तरह से लागू कराएगी? देखिए, इसमें जहाँ तक सरकार का सवाल है, ये तो बेसिकली बीजेपी तो अगेंस्ट थी कास्ट सेंसस के, बिकॉज बेसिकली बीजेपी रही है हमेशा अपर कास्ट पार्टी, सवर्णों की पार्टी रही है, तो उनको कभी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। जो इन्होंने जो फाइनली किया है, आपने खुद देखा है जिस तरीके से, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, और भी लीडर्स हों, हमेशा जम के, गडकरी हों, इतना खुल के खिलाफ बोला है इन्होंने जाति जनगणना के। ये जब आया अभी आदेश तो सबको ताज्जुब हुआ, क्योंकि इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये करेंगे, और विपक्ष को मुझे लगता है एकदम से झटका ज़्यादा लगा होगा, खुशी कम हुई होगी, क्योंकि उनका जो विपक्ष ने जो कैंपेन इसका रेज़ किया था उसको बीजेपी ने डिफ्यूज़ तो कर दिया, लेकिन सबको ये भी दिख रहा है कि आज की डेट में जब टाइमिंग जो इसकी है, उससे साफ जाहिर होता है कि पहलगाम में जो इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसके खिलाफ अभी तक नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बड़ा अच्छा मूव है। तो इसमें ये सोचना कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, बड़ी लंबी रेस है ये, और टाइम लगेगा। लेकिन ये बात आपकी सही है कि इसका कितना बेनिफिट ज़मीन पे मिल पाएगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार में तो नौकरियां ही खत्म होती जा रही हैं, और कोशिश सरकार की इसी डायरेक्शन में है कि किस तरीके से जॉब्स कम से कम कर दिए जाए सरकार में। खुद मोदी कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो बेनिफिट जहाँ तक है अल्टीमेटली कितना मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। एक ओर 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, दूसरी ओर जाति आधारित आरक्षण की दीवार और ऊंची हो जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कैटेगरी के भीतर कैटेगरी की राजनीति और तेज नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है 2047 तक, और ये एक तरीके का स्टेप जो है जिसमें आप जाति को और ज़्यादा डीप रूटेड कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे समाज में जाति एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और तमाम जितना भी विकास हो जाए, लेकिन वो लोगों की जहनियत से नहीं हटता है। तो ये सुनने में थियोरेटिकली बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, बट क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी का एक एसेंशियल पार्ट है, तो इसलिए वो हमेशा चलेगा, और इसमें इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये सोच करके कि विकास के में बाधा बनेगी, मुझे नहीं लगता है। थ्योरेटिकली लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदियों से चली आ रही है जाति प्रथा, और ये कम होती दिखती नहीं। क्या जाति लाभ उठाने के लिए लोग अपनी गलत जाति भी बता सकते हैं? इससे समाज में किस तरह के उथल पुथल होने की आशंका है? क्या जाति जनगणना से मुस्लिम समुदाय के भीतर भी बंटवारा होने की आशंका है? अब ये दो चीज़ें हैं आपके सवाल में। एक तो ये कि लोग गलत तरीके से जाति, गलत तरीके से तो लोग अभी भी बनवा लेते हैं। जिस देश में सर्टिफिकेट पैसा दे करके बन जाते हो, चाहे कोई भी सरकार बैठी हो, तरह तरह के सर्टिफिकेट फर्जी बन जाते हैं, तो इसमें ये मुमकिन है। लेकिन उससे समाज में उथल पुथल कैसी होगी? ये कम इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ लोग फर्जी तरीके से बनवाते हैं, होते तो बहुत कम ही हैं, वो पकड़े जाएंगे। और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, तो मुस्लिम समाज में जब ये पहली दफ़े जब मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसमें ही प्रोविज़न था कि मुस्लिम्स में जो सब जाति है, मुस्लिम्स में वैसे जाति इस्लाम में जात नहीं होती है, लेकिन यहाँ मंडल कमीशन में इसको रखा गया था, और उसमें कुछ ऐसी जातियाँ थी मुसलमानों में जिनको बैकवर्ड समझ करके उन्हें रिजर्वेशन भी दिया गया था। अब एक्चुअली उनको मिला कि नहीं मिला, कितना मिला, ये बड़ा भारी प्रश्न है अभी भी। जाति 46 लाख जातियां गिनी गई थी, इस बार ये संख्या कितनी जा सकती है? क्या जाति जनगणना के लिए सरकार जातियों का वर्गीकरण करेगी? बिल्कुल। ये देखिए, ये अभी आगे चल करके, जब क्योंकि विपक्ष की इतनी मांग मान ली गई है और विपक्ष के प्रेशर में ये किया और टाइमिंग ऐसा ढूंढा है इन्होंने, तो सरकार की को बहुत सी चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ेगी, और विपक्ष की भी मजबूरी होगी कि वो फर्दर क्लासिफिकेशन इसका कराएगी। तो भाई, एक चीज़ अगर डिमांड पूरी हो जाए तो आपके पोजीशन बन जाती है कि आप उसमें और फर्दर डीप जाए, तो इसमें तो जाएंगे ही। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जाति एक एसेंशियल पार्ट है हमारे समाज का, सोसाइटी का, ट्रेडिशनली चला आ रहा सदियों से, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 46 लाख की फिगर आपके पास कहाँ से आई है, मुझे अंदाज़ा नहीं। मुझे नहीं लगता कि 46 लाख जातियों में डिवीज़न हुआ होगा। देखिए, लास्ट सेंसस
जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, तब 46 लाख तो नहीं थी। तो किस तरह से 46 लाख की फिगर पे पहुँचे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अंग्रेजों की जनगणना होती थी। डॉक्टर लोहिया ने जब नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इससे हाँ। समाज में जाति की राजनीति को नया आकार मिला। क्या जाति जनगणना के भीतर भारतीय समाज में जाति पहचान और मजबूत होगी? देखिए नहीं, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर लोहिया का ये जो था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, यही स्लोगन लेकर के तो काशीराम ने पूरा अपना मूवमेंट चलाया और बहुजन समाज पार्टी को कोई एक हैसियत की है, एक हैसियत बनी। ये अलग बात है कि आज की डेट में उसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है, मायावती ने जिस तरीके से किया है। लेकिन ये फैक्ट जो हमारे समाज की हकीकत रही है और ये डिमांड लोहिया के बाद भी बढ़ती रही है, लेकिन उतना हो नहीं पाया है। अब ये जातीय जब जनगणना हो जाएगी तब ये डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि तब ये जो लोहिया का स्लोगन है आप देखिएगा बड़े ज़ोरों में उठेगा। क्योंकि कितना अभी भी आज, क्योंकि 50% का कैप है रिजर्वेशंस में, तो 50 के जो ये जातियां हैं जिनको आरक्षण मिलता है वो 50% से कहीं ज़्यादा है। अब इसमें आएगी और उनमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा जातियों के बीच का, वो भी बड़ा मैटर करेगा और वो राजनीति सर्टनली गरमाएगी समय के साथ। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि 1931 में जो लास्ट जातीय आधारित सेंसस हुआ था वो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था। उनके तमाम और रीजंस थे जो करने के, वो रूल कर रहे थे इंडिया पे, और उनको क्योंकि अच्छी पकड़ बनानी थी तो, और वो समझते थे जिस तरीके के उनके डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर्स बनते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, लोगों के हर विलेज का उनके पास रिकॉर्ड रहता था, कहाँ और कहाँ पे किस जाति का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी रहता था। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से मिलिट्री में जो रेजिमेंटेशन किया गया जातियों के आधार पे, रीजन्स के आधार पे, इस तरीके का किया गया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जातीय आधारित रेजिमेंटेशन बेनिफिट करेगा उन्हें। तो ये उन्होंने उस समय भी किया था। लेकिन मैं जहाँ तक उसका सवाल है जो आपने पहले पूछा था कि समाज के लिए, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इसका जो बेनिफिट है इस पूरे इसका, अभी तक जितना आरक्षण है घूम फिर के बेनिफिट इसका, ये बात सही है कि 50% से ज़्यादा लोग हैं इन जातियों के जिनको आरक्षण मिलता है, लेकिन उनमें भी जो क्रीमी लेयर है वही सब कुछ ले जाती है। कहने को क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तमाम उसमें फिगर्स हैं, लेकिन क्योंकि नेता लोग जो इनको लीड करते हैं वो अपना बेनिफिट खोने को तैयार नहीं है, तो जितनी भी उनकी आमदनी हो वो अपने आप को इसमें रखना चाहते हैं, और जो रीजंस देते हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग हैं और ऐसे हैं कि उनका आरक्षण उनका सेल्फ इंटरेस्ट बना रहे। क्या मैं उसका उदाहरण ये देना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति, एक जनरेशन एक अच्छी नौकरी में आ गई, फर्ज कीजिए आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसका लड़का, उसकी बेटी जो है उसको सारे दुनिया के बेनिफिट्स मिलते हैं। वो एयर कंडीशन कमरे में रहता है, एयर कंडीशन स्कूल में जाता है, उसको बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी मिलती है। उसके बाद जब वो कंपटीशन में बैठता है तो उसके और कंपटीशन, जब उसके कंपटीशन में बैठेगा एक मामूली साइकिल पंक्चर बनाने वाले का लड़का जो सड़क के किनारे बैठता है, लैंप पोस्ट में पड़ता है, उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, वो बेनिफिट उसी को में। तो क्या हो रहा है कि जितनी रिजर्व्ड कास्ट है उनके लोग ही उसमें एक सवर्ण का एक तबका पैदा हो गया है और घूम फिर के वो उनमें ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। जहाँ तक नौकरियों का सवाल है उसमें ये सोचना चाहिए सरकार को कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो उसका बेस है वो ब्रॉडन नहीं हो रहा है। वो जो पंक्चर बनाने वाला था उसकी पुष्ट दर पुष्ट वो पंक्चर ही बनाता रहता है, और जो आईएएस बन गया फिर वो ऐश करते हैं, उसकी फैमिली आगे की जनरेशन बढ़ती जाती है।